कार्यांक यानी एक एक पॉइंट यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम ज्ञानपुरी विश्वविद्यालय था। लिख लीजिएगा नाम, ज्ञानपुरी विश्वविद्यालय। अब किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, आप उस निबंध में इस भूमिका को डाल सकते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम ज्ञानपुरी विश्वविद्यालय था। यहां बहुत सारे छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य था छात्रों को अच्छा इंसान बनाना और नए ज्ञान का सृजन करना। एक दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। विश्वविद्यालय के बाहर एक बड़ी घड़ी लगाई गई जो नंबर दिखा रही थी, यानी किसको कितना नंबर मिला है। हर रोज यह नंबर बदलता रहता, कभी किसी को 5 हो जाता, किसी को 3 हो जाता। गांव के लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह नंबर क्या है। बाद में पता चला कि यह विश्वविद्यालय की रैंक है। इस रैंक को हर साल एक खास संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें केवल यह देखा जाता था कि कितने रिसर्च पेपर या शोध पत्र प्रकाशित हुए, एक, कितनी बार इन शोध पत्रों को पढ़ा गया, नंबर 2, और कितने शोध छात्र वहां से पास हुए, यह इन्हीं आधारों पर रैंकिंग का निर्धारण करता था। अब विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र इसी रैंक को बढ़ाने में लगे रहते थे। शिक्षा का असली मकसद प्रश्न के घेरे में आ गया। इसी ज्ञानपुरी विश्वविद्यालय के एक बुद्धिमान प्रोफेसर थे ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर को यह बात बहुत खटक रही थी। उन्होंने देखा कि अब शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के बजाय शोध पत्र लिखने में व्यस्त रहते थे। जब भी कोई छात्र किसी सवाल के लिए आता तो शिक्षक कहते, मैं अभी व्यस्त हूं, मुझे एक और शोध पत्र लिखना है। छात्र निराश हो जाते क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर को यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि शिक्षा का असली मकसद छात्रों को पढ़ाना और सही रास्ता दिखाना है। केवल शोध पत्र लिखने से समाज में बदलाव नहीं आएगा जब तक हम छात्रों को सही मार्गदर्शन नहीं देंगे। इसी बीच विश्वविद्यालय की रैंक, यानी ज्ञानपुरी विश्वविद्यालय की रैंक अचानक बहुत बढ़ गई। सबने तालियां बजाई और कहा, अब हमारा विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे अच्छा है। लेकिन प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने सोचा, क्या हम वाकई सबसे अच्छे हैं? उन्होंने देखा कि रैंक ने शिक्षकों को केवल शोध करने के लिए मजबूर कर दिया था और अब पढ़ाई और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, पीछे छूट गई थी। अब प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने, यानी जो एडिटोरियल में सुझाव दिया गया, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय में 2 रास्ते होने चाहिए शिक्षण पद्धति के। पहला, एक रास्ता जो उन शिक्षकों के लिए हो जो केवल रिसर्च में रुचि रखते हो, और दूसरा रास्ता उन शिक्षकों के लिए जो छात्रों को पढ़ाना और उन्हें मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इससे हर शिक्षक अपने अपने काम में माहिर हो सकता था और छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिलती। यानी ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है इस एडिटोरियल में, कि भाई कुछ प्रोफेसर ऐसे हो जो रिसर्च पर काम करें, कुछ हो जो टीचिंग पर काम करें। इससे रिसर्च भी चलता रहेगा और टीचिंग भी चलती रहेगी। यह सुझाव बहुत अच्छे हैं रैंकिंग से उठने वाले प्रश्नों के ऊपर। बहुत अच्छा ये सुझाव है। फिर प्रोफेसर ज्ञानेश्वर ने विश्वविद्यालय को, यानी यह 2 सुझाव दिया। विश्वविद्यालय को यह भी सिखाया कि केवल शोध पत्र की संख्या नहीं बल्कि उसका समाज और देश पर प्रभाव महत्वपूर्ण। फिर पकड़िएगा, यानी उन्होंने 2 सुझाव दिया कि 2 प्रकार के प्रोफेसर होने चाहिए। तीसरा सुझाव दिया एनआरएफ रैंकिंग निकालने वालों को कि भैया, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को तीसरा सुझाव दिया कि शोध पत्र की संख्या को काउंट करके आप रैंकिंग केवल मत दो, वह भी एक पैरामीटर, लेकिन एक पैरामीटर यह भी हो कि इस रिसर्च से एजुकेशन और सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, याद रखें। तो ये उनकी बहुत अच्छी एडवाइस थी। सीख क्या मिलती है आपको और हमको इस कहानी से? या सीखने को मिलता है कि सब अंकों और रैंक के पीछे भागने से शिक्षा का असली उद्देश्य पूरा नहीं होता। शिक्षा का असली उद्देश्य है बच्चों को ज्ञान देना, उन्हें बेहतर नागरिक बनाना और समाज के लिए उपयोगी होना।
कैसी लगी कहानी और क्या पूरा टॉपिक आप इस कहानी के द्वारा, यही लिखा गया है, अंदर कुछ नहीं, आपको लगेगा